हेलो दोस्तों, उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। और आज से हम लोग बायोलॉजी को निरंतर आगे पढ़ते चलेंगे। और इस बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे सेल। बायोलॉजी में सेल से ही स्टार्ट होता है। और सेल क्या है, इसका खोज कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग निरंतर आगे पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पृथ्वी की, यानी कि इस पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो जितने भी जीव जंतु हैं, यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी चीज़ हैं मात्र दो ही प्रकार के हैं, या तो वो सजीव है या फिर निर्जीव है। अगर बायोलॉजी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो या तो वो सजीव होंगे या फिर निर्जीव होंगे। केमिस्ट्री के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठोस होते हैं, द्रव होते हैं, गैस होते हैं, फिर उसका चौथा स्वरूप प्लाज्मा भी होता है। बहुत और आगे भी है, 4-5 मतलब 1-2 और का खोज हुआ है, उसके बारे में देखते हैं। लेकिन अगर बायोलॉजी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इस पृथ्वी पर मुख्य रूप से दो ही मतलब है, या तो वह सजीव है या फिर निर्जीव है। तो सजीव कौन होगा? जिसके अंदर जान होगा, वह गति करता होगा, या मतलब जो भी सजीव के लक्षण है वो उसमें होंगे तो वह सजीव कहलाएगा। और जिसके अंदर वो सजीव का लक्षण नहीं होगा तो फिर वह निर्जीव कहलाएगा। तो आगे देखेंगे, जीवन जो है केवल पृथ्वी पर ही संभव है। इस पृथ्वी पर जीवन संभव है केवल पृथ्वी पर, और दूसरे ग्रहों पर भी हो सकता है, लेकिन अभी तक वहाँ जो है हम लोग नहीं पहुँचे हैं और वैज्ञानिक भी नहीं पहुँचे हैं कि कौन ग्रह होगा जहाँ पर मतलब जीवन संभव होगा। लेकिन अभी तक जानकारी के अनुसार या हम लोग के समझ से केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। और उसके अनुसार जो है दो ही प्रकार के जीव हैं, एक तो सजीव है और दूसरे निर्जीव है। सजीव और निर्जीव। तो अगर हम सजीव को देखा जाए तो सजीव की जो बनावट है, यानी कि ये सजीव है कैसे, सजीव की जो उत्पत्ति हुई या इसकी जो बनावट, स्ट्रक्चरल मतलब संरचना कह सकते हैं, ये सजीव है कैसे, तो इसके बारे में देखा जाए तो कोई भी जो सजीव होता है, इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं उनकी बनावट के बारे में अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम वो जो है सेल, यहीं से सेल हमारा स्टार्ट होता है। सेल सेल मतलब छोटे छोटे सेल होते हैं। ये जो सेल जो होते हैं, सेल से फिर आगे जो है ये सेल मिलकर जो है टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू यानी कि उत्तक, ये सेल होता है और सेल से ही उत्तक का निर्माण होता है। और फिर उत्तक से जब हम आगे चलते हैं तो वह किसी सजीव का ऑर्गेन बनता है। ऑर्गेन बोले तो अंग बनता है, अंग। और यही अंग सब मिलकर जो है ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गेन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र, अंग तंत्र बनते हैं। और यही अंग तंत्र जो है पूर्ण रूप से जाकर के किसी बॉडी का निर्माण होता है। इसी अंग तंत्र से जो है किसी बॉडी का निर्माण होता है, और तब जो है यह शरीर बनता है और किसी सजीव की जो है रचना होती है। अगर निर्जीव के बारे में अगर देखा जाए, इस पृथ्वी पर जितने भी निर्जीव के बारे में मुख्य रूप से हम लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ना होता है। अगर इस निर्जीव की चर्चा करें तो निर्जीव जो होते हैं यह परमाणु से मिलकर के बने होते हैं, परमाणु से। और इन परमाणुओं के समूह से जो है अणु बनता है, अणु। और ये अणु से जो है फिर पदार्थ बन जाता है। तो हम सजीव के संदर्भ में अगर बात करें तो सजीव का जो निर्माण होता है कई चरणों, यानी कि निर्जीव से कहीं ना कहीं सजीव की जो संरचना होती है या निर्माण जो होता है या इसकी जो बनावट होता है, कहीं ना कहीं निर्जीव से जटिल है। इसका निर्माण जटिल कैसे है कि देखते हैं तो सजीव जो है या सेल, सबसे पहले वह इसका सेल होता है यानी कि कोशिका। इसमें जो कोशिका होता है और बहुत सारे कोशिका, मतलब कोशिका की संख्या कितना है यह गिनना मुश्किल है। इसकी संख्या को पता लगाना बहुत मुश्किल है कि किस सजीव के अंदर कितने कोशिका होंगे। या तो वह सजीव एक कोशिकीय हो सकते हैं या बहुकोशिकीय हो सकते हैं, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन बहुकोशिकीय के अंदर कितना कोशिका है यह कोई निश्चित नहीं है। यह जो है उसके आकार पर निर्भर करता है या उसके जो है कार्य के अनुरूप निर्भर करता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो सजीव का निर्माण कई चरणों में हुआ है।
पहले सेल, कोशिका जो है, कोशिका से मिलकर के उत्तक बना, उत्तक से मिलकर के अंग बना यानी कि ऑर्गेन, अंग बोले तो अंग के बाद पूरे अंग जो मिलकर जो है ऑर्गेन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र का निर्माण हुआ, और अंग तंत्र के बाद जो है कहीं ना कहीं जाकर के बॉडी यानी कि शरीर का निर्माण हुआ। और वही अगर निर्जीव के संदर्भ में देखते हैं तो निर्जीव जो है केवल परमाणु, और परमाणु के बाद जो है अणु बनता है, उसके बाद यह पदार्थ बन जाते हैं, यानी कि निर्जीव का जो है यहाँ से बन जाते हैं। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, अब देखते हैं कुछ सजीव ऐसे भी होते हैं जो बैक्टीरिया तक नहीं, सॉरी, कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो उनमें एक ही कोशिका पाया जाता है, मात्र एक कोशिका, और कुछ सजीव ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे कोशिका पाए जाते हैं। तो जिनमें एक कोशिका यानी कि एक सेल जिस सजीव के शरीर में मौजूद है उनको हम लोग बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर। और जिन सजीव के शरीर में बहुत सारे कोशिका होता है उनको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। इसको क्या बोल सकते हैं? मल्टी सेलुलर। या तो वह एक कोशिकीय होंगे या फिर बहुकोशिकीय होंगे। एक कोशिकीय, तो एक कोशिकीय के रूप में जो है यहां पर हम देख सकते हैं, इसका उदाहरण बैक्टीरिया। और बहुकोशिकीय के रूप में देख सकते हैं तो आंख से हम जितनी भी सजीव को इस पृथ्वी पर देखते हैं, चाहे पेड़ पौधे हो, मानव हो, कुत्ता बिल्ली हो, जितने भी प्रकार के जीव जंतु, मतलब आंख से दिखाई देने वाला इस पृथ्वी पर जितने भी मतलब जीव को देखते हैं वो कहीं ना कहीं बहुकोशिकीय है। और जो बैक्टीरिया जो होता है यह एक कोशिकीय होता है, इसमें एक ही कोशिका होता है, एक कोशिका होता है, और इसी कोशिका से जो है इस बैक्टीरिया यानी कि जीव का निर्माण हो जाता है। तो अगर किसी जीव के अंदर अगर दो कोशिका होता तो उसको क्या बोल सकते थे? डाई सेलुलर बोल सकते थे। तीन कोशिका होता तो ट्राई सेलुलर बोल सकते थे, इस तरीका से बोल सकते थे। लेकिन ये मतलब ऐसी विडंबना है कि इस पृथ्वी पर मात्र या तो एक जो भी जीव है या तो वह एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, यानी कि यूनिसेलुलर है या फिर बोले तो मल्टी सेलुलर है। उसके बाद फिर से हम आगे अगर इसको और विस्तार के रूप में अगर चर्चा करें तो आगे अगर हम लोग चर्चा करें सेल के बारे में यानी कि कोशिका के बारे में, इसको हम लोग बारीकी से समझते चलते हैं। सजीव और निर्जीव यहाँ से स्टार्ट किए, उसके बाद सेल मतलब पीछे बता भी दिए कि सेल जो है कोई किसी भी सजीव का जो निर्माण होता है वह सेल से ही होता है। वह सेल अगर यूनिसेलुलर है तो एक कोशिकीय जीव होगा, अगर मल्टी सेलुलर है तो फिर उस सेल से जो है टिश्यू बनेगा, उत्तक बनेगा, फिर वो जो है उत्तक का समूह जो है मिल करके ऑर्गेन बनाएंगे, ऑर्गेन बनाएंगे, उसके बाद ऑर्गेन सिस्टम बनेगा, ऑर्गेन सिस्टम बनने के बाद जाकर के एक सजीव का निर्माण होगा। तो अगर इस सेल के बारे में अगर और चर्चा करें तो यह सेल है क्या? कोशिका से तो उत्तक बन गया, लेकिन यह कोशिका है क्या? यह सेल है क्या? तो सेल के बारे में अगर हम देखें ये सेल है क्या, तो छोटे छोटे सेल से मतलब सेलों की संख्या से जो है ये जो सेल जो है मिलकर के बनाया उत्तक, और उत्तक जो है मिलकर के बनाया अंग तंत्र, यानी कि ऑर्गेन अंग तंत्र बनाया। अंग तंत्र के बाद बना अंग के बाद अंग तंत्र बनेगा, ऑर्गेन सिस्टम। उत्तक के बाद अंग बना, अंग के बाद अंग तंत्र बना, और यहाँ से बनेगा हमारा शरीर। और शरीर बनने के बाद जो है जब बॉडी बन जाएगा तो यहाँ से जो है जीव का निर्माण होगा। अगर सेल के बारे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो यह जीव का जो निर्माण प्रक्रिया है कई चरणों से होकर के गुजरती है। बात हो रही है कोशिका की, और वो भी कोशिका में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मुख्य रूप से मल्टी सेलुलर के बारे में। यूनिसेलुलर के अंतर्गत तो मुख्य रूप से बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया को बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम सेल की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भी सजीव का निर्माण यहाँ पर देखें कई प्रक्रिया से होकर के गुजर रहा है। सेल
सेल मिलकर के बना उत्तक, उत्तक के बना अंग, अंग के बाद बना अंग तंत्र, अंग तंत्र के बाद बना बॉडी यानी कि शरीर, और ये सब बनने के बाद हुआ किसी सजीव का निर्माण। तो इतना होने के बाद जो है हम सेल को जो है, सेल के बिना क्या उत्तक का निर्माण संभव है? नहीं, नहीं संभव है। क्या उत्तक के बिना अंग का निर्माण संभव है? नहीं संभव है। अंग के बिना अंग तंत्र का निर्माण संभव है? नहीं संभव है। अंग तंत्र के बिना शरीर का निर्माण संभव है? तो नहीं संभव है। और शरीर के बिना जीव मतलब किसी सजीव का निर्माण संभव है? तो नहीं संभव। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर वह सजीव कैसा है कि नहीं? अगर तो फिर इतनी प्रक्रिया से होकर के जो है सजीव का निर्माण होता है, तो फिर हम इसमें क्या देखते हैं? सेल जो है, कोशिका जो है किसी सजीव की वह छोटी से छोटी इकाई है जो किसी जीव को निर्माण करने में यानी कि पूर्ण रूप से उसको निर्माण करने में मदद करता है। तो कोशिका क्या है? किसी मतलब वैसा सिस्टम जिसकी जो है किसी जीव की वैसा मतलब इकाई है, इसको कह सकते हैं स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर यानी कि इसको बनावट यानी कि इसको बनाने में जो है यह पूर्ण रूप से योगदान कर रहा है। कौन? सेल। अगर सेल से डायरेक्ट बॉडी बन सकता है, किस में? एक कोशिकीय जीव में। एक कोशिकीय बोले तो यूनिसेल्युलर जीव में, लेकिन मल्टी सेल्युलर की बात किया जाए तो सेल से उत्तक बनेगा, उत्तक से अंग बनेगा, और अंग से अंग तंत्र बनेगा, और अंग तंत्र से फिर शरीर बनेगा, और शरीर से जाकर के किसी सजीव का निर्माण होगा। तो सेल के बारे में एक तो ये कह सकते हैं कि जो है किसी भी सजीव की वह सबसे छोटी सी छोटी संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई यानी कि इसको स्ट्रक्चरल यूनिट है। सेल क्या है? तो किसी सजीव की छोटी से छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट है जो उसकी जो है बॉडी निर्माण करने में जो है यह मददगार होता है, मतलब ये अपना भूमिका अदा करता है। क्योंकि इसके बिना तो उत्तक का निर्माण नहीं होगा, उत्तक के बिना आगे कोई भी सिस्टम का निर्माण होना असंभव है। एक तो ये हो गया। उसके बाद एक चीज और इसको ये कह सकते हैं कि सेल जो है इसको निर्माण करने में तो मदद कर ही रहा है, लेकिन सीधे तौर पर इसको क्रियात्मक इकाई भी कह सकते हैं। अगर इसको हम हटा दिया जाए तो आगे का क्रिया होगा ही नहीं, मतलब आगे का जो है ये सब जो है तंत्र निर्माण होंगे ही नहीं। तो सेल के बारे में एक ये कह सकते हैं कि ये तो संरचनात्मक इकाई तो है ही, इसके साथ साथ जो है यह क्रियात्मक इकाई भी है। आगे देखेंगे फिर। इतना सेल के बारे में समझ लिए। आगे देखते हैं कि शरीर किसी सजीव का तब होगा, सजीव के बारे में जो यह शरीर जो हम देखें, यह शरीर तब होगा जब इसके सारे अंग तंत्र कार्यरत हो। मतलब जितने भी यहाँ से हम देखें कि कोशिका से बनता है उत्तक, उत्तक से बनता है अंग, अंग के बाद बनता है अंग तंत्र, उसके बाद बनता है बॉडी। तो यह बॉडी कब बनेगा? जब बनेगा बॉडी जब इसके बीच की जो जितनी कड़ी थी यानी कि अंग या अंग तंत्र थे सब कार्यरत हो, मतलब सब काम कर रहा हो। अंग तंत्र की बात करें तो अगर मानव के बारे में हम सोचें तो छोटी आंत की अगर बात करें तो उसका काम है खाना पचाना, किडनी का काम है ब्लड को मतलब छानना, और इसी तरह के जितने भी अंग तंत्र है सबका अपना अपना एक काम है। अगर वो अपने काम करने में सक्षम है या अपने काम कर रहे हैं तब जाकर के वो सजीव है। अगर वो अंग तंत्र काम नहीं कर रहे हैं तो फिर वो क्या है? सजीव नहीं है। तो अंग तंत्र जो काम कर रहे हैं उसमें मुख्य अदा जो है कोशिका की ही होती है। कोशिका, इसमें कोशिका का भी तो योगदान है कि नहीं? अगर छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत का एक अलग कोशिका होगा, है कि नहीं? किडनी का बात करें तो उसका एक अलग कोशिका होगा, और उसी तरह लीवर की अगर बात करें तो उसका भी एक अलग कोशिका होगा। तो सब तो कोशिका से ही मिलकर बना है। और जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, अंग तंत्र है, सब अलग अलग विभिन्न प्रकार के और विभिन्न आकार के कोशिकाओं से मिलकर के बना है। तो इसी के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है सेल जो है छोटी से छोटी क्रियात्मक इकाई है, किसी सजीव की छोटी से छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। अब इसके बारे में तो जान लिए कि सेल क्या है। अब इसके आकार के बारे में देखते हैं, इसका आकार क्या है।
तो इसके आकार के बारे में अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो भिन्न भिन्न सजीवों के जातियों की, मतलब इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव की जातियां हैं, भिन्न भिन्न सजीवों के जातियों के शरीर के जो है सेल के आकार अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। जितने भी जातियां हैं, पेड़ पौधे उठा करके देख लीजिए, मानव को उठा करके देख लीजिए, हाथी को उठाकर देख लीजिए, बंदर को उठाकर देख लीजिए, जितने भी जातियां हैं, और इस पृथ्वी पर सजीवों की बहुत सारी जातियां हैं, और लगभग अगर जातियों की बात करें तो लगभग 1.8 मिलियन 1.8 मिलियन सजीवों की जाति का जो है वैज्ञानिक लोग अभी तक खोज कर चुके हैं कि इस पृथ्वी पर जो है 1.8 मिलियन सजीवों की जातियां हैं। तो 1.8 मिलियन जो सजीवों की जातियां हैं, और इतनी सारी जातियों में जो है विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, तो इनके शरीर का जो कोशिका है सबका आकार अलग अलग है, आकार भी अलग अलग है, कार्य भी अलग अलग है। तो क्या 1.8 मिलियन 1.8 मिलियन जो सजीव की जातियां हैं, क्या सभी सजीव के जातियों के शरीर का जो है कोशिका के आकार को याद रख पाना संभव है, या उसके पढ़ पाना संभव है? नहीं संभव है। अगर हम इन सभी सजीव जातियों के शरीर के अगर कोशिका के आकार के बारे में पढ़ना शुरू करें तो पता चलेगा उम्र भी बीत गया, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे वो एग्जाम भी खत्म हो गया, और ये भी क्लियर नहीं हुआ है। तो सभी सजीव के जातियों के आकार के बारे में तो पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से कुछ जातियों का चर्चा करेंगे, और कुछ चीज़ों के मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे मतलब सबसे बड़ी कोशिका किसका है, सबसे छोटी कोशिका किसका है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आकार और आकृति दोनों जो है कोशिका के कार्य पर अलग अलग होता है। कोशिका के कार्य पर क्या होता है? अलग अलग होता है। एक तो आकार सारे पृथ्वी पर जितने भी सजीव की जातियां हैं सबके कोशिका के आकार अलग अलग होता है, और सबका कार्य के आधार पर भी कोशिका का आकार अलग अलग होता है। आकृति मतलब बनावट उसकी अलग अलग होती है। इसका कोई बनावट फंक्शन नहीं है कि कोशिका ऐसे होगा कि ऐसे होगा कि ऐसे होगा, इसका कोई मतलब आकार तो है, लेकिन आकार भी इसका बहुत प्रकार का है, आकृति भी बहुत प्रकार का है। आकार मतलब बड़ा या छोटा, आकृति मतलब ये हो गया, तो आकृति भी जो है बहुत प्रकार का है। तो जितने भी मतलब पृथ्वी पर सजीव की जातियां हैं, सभी सजीव की जातियों के कोशिका का आकार तो याद रख पाना संभव नहीं है, लेकिन और करना भी जरूरी नहीं, कौन याद करेगा उतना, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से कुछ सजीवों के कोशिका का आकार को पता कर लेते हैं कि किसका कितना बड़ा है। मतलब जैसे कि संसार के सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए, संसार की सबसे छोटी कोशिका को पहले देखते हैं। तो संसार की सबसे छोटी कोशिका की अगर बात किया जाए तो माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। उसके बाद संसार की सबसे छोटी कोशिका तो हो गई। संसार की अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात किया जाए, सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात किया जाए तो यह है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी का कोशिका कौन है? तो माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। और संसार की सबसे छोटी कोशिका तो ये हो गया, और सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। अब मानव शरीर की बात किया जाए, मानव शरीर के सबसे छोटी कोशिका, अगर मानव शरीर के सबसे छोटी कोशिका का बात किया जाए तो ये है मस्तिष्क के सेरिबेलम का ग्रेन्यूल कोशिका है। और वही मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका की बात किया जाए, नीचे कहाँ रहा है? नीचे का कट रहा होगा ना, ऊपर से फिर
मानव शरीर के सबसे छोटी कोशिका की बात किया जाए तो मस्तिष्क के सेरिबेलम के ग्रेन्युअल कोशिका है, और वही सबसे बड़ी कोशिका की बात किया जाए, मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका की बात किया जाए तो वो शायद अंडाणु है, अंडाणु है। और सबसे अगर लंबी कोशिका की बात किया जाए तो न्यूरॉन है। बस इतना ही याद रखना है, सबसे बड़ा कौन, छोटा कौन और लंबा कौन। संसार के सबसे छोटी कोशिका की बात किया जाए तो माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम हो जाएगा, और वही संसार के सबसे बड़ी कोशिका की बात किया जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा, और इसका साइज है 170 इंटू 135 mm। मतलब मानव शरीर की जो आंखें हैं 0.1 mm से छोटी वस्तुओं को नहीं देख सकता है। हम लोग की जो आंख का जो कैपेसिटी है 0.1 mm से छोटी वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, और शुतुरमुर्ग का जो अंडा है 170 इंटू 135 mm है, ये तो देखने में बहुत बड़ा है। तो ये जो कोशिका है केवल शुतुरमुर्ग के अंडा में ही होता है, शुतुरमुर्ग में नहीं। ये मत सोच लीजिएगा कि जब शुतुरमुर्ग के अंडा में सबसे बड़ी कोशिका है तो शुतुरमुर्ग में भी होगा, शुतुरमुर्ग में नहीं होता है। मतलब सबसे बड़ी कोशिका सिर्फ और सिर्फ शुतुरमुर्ग के अंडा में होता है, और इसका साइज 170 इंटू 135 mm है, जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। मानव शरीर के सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो मस्तिष्क के सेरिबेलम का ग्रेन्युअल कोशिका, मस्तिष्क के सेरिबेलम का ग्रेन्युअल कोशिका, और वही अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो अंडाणु है, और सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो न्यूरॉन है। ये सब चीज़ों को लिखते जाइएगा कॉपी पे। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी छात्र, जो भी दोस्त देख रहे हैं, वो जब क्लास स्टार्ट हो तो अच्छे छात्र की पहचान यही है कि एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठे। यहाँ पर ना कोई PDF मिलने वाला है और न ही कुछ इस तरह का ये नोट्स छात्रों को अपने आप तैयार करना चाहिए, है कि नहीं। मान कर चलिए हम नोट्स तैयार करके दे दें तो वो मेरा लैंग्वेज में तो रहेगा, और जितने भी लोग इस नोट्स को लिखेंगे सभी का एक ही लैंग्वेज हो जाएगा ना। अपनी अपनी भाषा में नोट्स तैयार करते रहना चाहिए, है कि नहीं। चाहे किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स तैयार करते हैं तो अपनी भाषा में नोट्स को तैयार करने का कोशिश करें, और उसको जब आप अपने भाषा में जब आप नोट्स को तैयार कीजिएगा ना तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगा रिवीजन के टाइम में। और एक तो आप जब लिखते चलिएगा, सुनते चलिएगा और समझ कर लिखते चलिएगा तो आपका दिमाग बहुत जल्दी उस बातों को कैच करेगा और समझेगा भी, और याद भी बहुत जल्दी होगा, है कि नहीं। तो जितना भी बात बोलते हैं, अगर मेरा लिखा हुआ समझ में नहीं आता है तो सुना हुआ तो ज़रूर सुन करके लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो नोट्स बनाते चलिएगा, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स। उसके बाद फिर से अगर बात करें सजीव, फिर आ जाता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर पे, एकोष्कीय और बहुकोशिकीय पर। एकोष्कीय और बहुकोशिकीय का तो बता ही दी, इसका फिर से हम चर्चा क्यों करें। जितने भी सजीव है पृथ्वी पर या तो एक कोशिकीय हैं या फिर वो जो है कोशिका के संख्या के आधार पर बहुकोशिकीय, जिनमें एक कोशिका होगा। जो एक कोशिकीय जीव है वो मात्र और मात्र एक कोशिका का बना हुआ होता है, और उसके बाद जो है वह डायरेक्ट उसका बॉडी बनता है, जैसे कि बैक्टीरिया एक कोशिकीय होते हैं। उसके बाद बहुकोशिकीय के बात करें तो जितने भी इस पृथ्वी पर सजीव है उसको हम लोग आंखों से देख सकते हैं, सब बहुकोशिकीय है। मानव से लेकर कुत्ता, बिल्ली, बंदर, पेड़ पौधे सब बहुकोशिकीय हैं। आगे हम लोग देखते हैं कोशिका की संख्या जितनी होगी, कोशिका की संख्या कितनी होगी यह कोई निश्चित नहीं है। कोशिका की संख्या कितनी होगी, कोशिका की संख्या उसके बॉडी यानी कि शरीर के आकार पर निर्भर करता है। जिस किसी सजीव के शरीर का आकार जितना बड़ा होगा कोशिका की संख्या उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर कुत्ता और हाथी के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो कुत्ता के शरीर में स्वाभाविक है हाथी की अपेक्षा उसका शरीर छोटा है तो उसमें कोशिका कम होगा, और हाथी का शरीर बहुत विशाल है तो उसमें कोशिका की संख्या बहुत ज़्यादा होगा। तो ये संख्या कोई निश्चित नहीं है किस में कितना होगा। उसके बॉडी के आकार पर यह निश्चित कर सकते हैं कि किस में कम कोशिका होगा और किस में ज़्यादा कोशिका होगा। कोशिका के बारे में हम लोग इतना देखें कि किसी सजीव का निर्माण जो है कोशिका के द्वारा ही होता है,
यानी कि कोशिका से उत्तक बना, उत्तक से, बार बार इस चीज़ों को बोल रहे हैं कि आपको वीडियो देखने के बाद बार बार उस चीज़ को आप सुनते सुनते याद कर लें, है कि नहीं। तो कोशिका के बारे में इतनी सारी जो जानकारियाँ हम यहाँ से इकट्ठा किए हैं कि कोशिका किसी सजीव के शरीर की मतलब उसका जो है संरचनात्मक इकाई है या क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई क्यों है? क्योंकि किसी भी सजीव के जो है शरीर का जो निर्माण हुआ है प्रोसेस बाय प्रोसेस हुआ है। कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र। तो संरचनात्मक मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं, हाँ वही संरचनात्मक प्रक्रिया द्वारा हुआ है तो संरचनात्मक इकाई है। क्रियात्मक इसलिए कह सकते हैं कि सभी सजीव के शरीर के जो है कोशिका का कार्य अलग अलग है। जैसे छोटी आंत के कोशिका का कार्य अलग है, बड़ी आंत के कोशिका का कार्य अलग है, लीवर के कोशिका का कार्य अलग है, किडनी के कोशिका का कार्य अलग है। तो इस रूप से हम उसको क्रियात्मक इकाई भी कह दिए। और सबसे छोटी से छोटी, है कि नहीं। इतनी सारी चीज़ों का जो हम चर्चा यहाँ पर किए वो सब चीज़ें आई कहाँ से? तो वो सब चीज़ें आई कहाँ से, अब उसकी चर्चा करते हैं। ये कोशिका का विकास कर्म, इसका खोज कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों को जो हम इकट्ठा किए, यहाँ से जो जानकारी लिए, ये जानकारी कहाँ से मिला। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए कहीं ना कहीं वैज्ञानिक का योगदान है। तो आइए उन वैज्ञानिकों को भी याद करते हैं। एग्जाम में बहुत सारे वैज्ञानिकों का नाम भी पूछा जाता है कि कोशिका का खोज कौन किए। फिर इसका जो है और आगे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आते जाएंगे, हम बताते चलेंगे यहाँ पे। तो उन वैज्ञानिकों को कुछ हम याद करते चलते हैं कि उन वैज्ञानिकों का क्या योगदान रहा है। उन वैज्ञानिकों को याद करने के पीछे एक तो कारण ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मुख्य रूप से अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो एग्जाम में प्रश्न आते हैं। और एक तो ये कि हमारा नैतिक जिम्मेदारी भी बनता है कि नहीं। अगर हम छात्र हैं, अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा नैतिक जिम्मेदारी ही बनता है कि उन वैज्ञानिकों को जाने जो इतने सारे महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग तक पहुंचाएं। यहाँ पर हम कुछ ईस्वी लिखते चलेंगे। ईस्वी याद करना उतना तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ईस्वी इसलिए लिख रहे हैं। सबसे पहले 1590 ईस्वी इसलिए लिख रहे हैं कि ईस्वी से आपको ये पता चलेगा कि जीव विज्ञान के क्षेत्र में जो है वैज्ञानिकों ने अपना कितना समय दिया, कितना धीमी धीमी गति से दर बाई दर जो है विकास हो रहा है, कितनी एक छोटी से छोटी चीज़ों के खोज करने में कितने लंबे समय लग रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर जो है ईस्वी की चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि 1590 का समय एक ऐसा समय था, इस समय एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी काम हुआ, बहुत ही बड़ा 1590 के समय में क्रांतिकारी काम हुआ। और क्रांतिकारी काम यह हुआ कि यहां पर माइक्रोस्कोप का खोज हो गया। और ये बहुत बड़ा जो है जीव विज्ञान के क्षेत्र में अपने आप में जो है ये एक क्रांतिकारी खोज था। माइक्रोस्कोप का खोज हो गया। अब माइक्रोस्कोप का क्या योगदान है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे। सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा पढ़ लिए थे, जिसका साइज भी हम बताएं और उसको नग्न आंखों से देख सकते हैं। लेकिन मानव की जो आंखें हैं ये भी हम बताएं कि 0.1 mm से छोटी वस्तुओं को जो है हमारी आंखें नहीं देख सकती है। और कोशिका जो है इससे 1-2 गुना नहीं, कई गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना जो है, सैकड़ों हजारों गुना इससे छोटी है। जब हम 0.1 mm से छोटी वस्तुओं को देख ही नहीं सकते हैं किसी भी चीज को, तो कोशिका तो इससे बहुत कई गुना ज्यादा छोटी है। तो फिर हम इसको कैसे देखेंगे कि कोशिका है, चाहे कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलता इससे पहले कि कोशिका भी कुछ होता है। तो इसलिए यह क्रांतिकारी समय रहा कि इस समय जो है माइक्रोस्कोप का खोज हुआ। और यही जो है माइक्रोस्कोप का खोज हुआ और इसी के मदद से हम आगे चलेंगे तो जाकर के आपको यह पता चलेगा कि यही जो है माइक्रोस्कोप कोशिका को खोजने में मतलब बहुत योगदान किया, है कि नहीं। तो सबसे क्रांतिकारी समय इसलिए बोलते हैं कि 1590 ईस्वी में क्या हुआ, माइक्रोस्कोप का खोज हुआ। और माइक्रोस्कोप का खोज कौन किए, तो जेड जैनसन और एच जैनसन। जेड जैनसन और एच जैनसन ये दोनों भाई थे। ये दोनों क्या थे, एच है यहाँ पे, लिखते चलिएगा, ये छोटी छोटी बातें। माइक्रोस्कोप का खोज ये दोनों भाइयों ने मिलकर किया, जेड जैनसन और एच जैनसन ने। और ये दोनों भाई जो है चश्मा का दुकान खोले हुए थे, चश्मा के दुकान में कार्य करते थे, चश्मा बनाने का काम करते थे। और इन्हीं दोनों के भाइयों के खुरफाती दिमागों ने माइक्रोस्कोप का खोज कर दिया।
है कि नहीं। ये दोनों भाई का चश्मा का दुकान था, चश्मा का दुकान चलाते थे, और जो है मतलब दिमाग से सोचते 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 कुछ ऐसा सोचे होंगे कि वहाँ से जो है चश्मा बनाते बनाते इन्होंने माइक्रोस्कोप का खोज कर दिया। माइक्रोस्कोप का तो खोज हो गया। अब यहाँ से फिर चलेंगे 1665। देख लीजिए कितना लंबा प्रोसेस है। 1590 से एक के बार 1665 में लगभग 70-75 वर्ष बाद, 70-75 वर्ष बाद क्या होता है, 70 से 75 वर्ष बाद यहाँ पर जाकर के सेल यानी कि कोशिका का खोज हुआ, कोशिका का खोज हुआ। और ये खोजे कौन, दिख रहा है ना, हाँ, ये खोजे कौन, तो खोजे रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक कैसे खोजे, तो अपनी द्वारा बनाई गई माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप तो यहाँ पर जेड जैनसेन और एच जैनसेन दोनों भाइयों ने मिलकर के तो बना दिया था, लेकिन ये माइक्रोस्कोप उतना जो है विकसित नहीं था। तो जब जैसे ही माइक्रोस्कोप के बारे में जीव विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिकों को पता चला कि ये दोनों भाई जो है मिलकर माइक्रोस्कोप बना लिया है और इससे छोटी सी छोटी चीज़ों को हम देख सकते हैं, तो फिर यहाँ पर रॉबर्ट हुक आए और इन्होंने क्या किया कि इस माइक्रोस्कोप को और अपने तरीका से विकसित किया, और अपने तरीका से विकसित किया। और विकसित करने के बाद तब जाकर के जो है उन्होंने कोशिका की खोज की। अब कोशिका का खोज कैसे किए, तो ये जो है रॉबर्ट हुक जो थे ये वैज्ञानिक, ये क्या किए कि एक कॉर्क लिए, कॉर्क यानी कि पेड़ की छाल, कॉर्क अंग्रेजी शब्द है, ये पेड़ की छाल लिए और इस पेड़ की छाल को क्या करते गए, काटते गए काटते गए काटते गए काटते गए, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में जो है इसको काटते गए, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में जो है इसको पेड़ के छाल को काटते गए। जैसे केमिस्ट्री में यहाँ पर रदरफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, तो रदरफोर्ड क्या किए थे, एक सोने का चादर लिए थे और उसको बहुत पतला करते गए करते गए, तब जाकर के उधर परमाणु का खोज हुआ था। और उधर भी एक बहुत बड़ा बवंडर खोज था, परमाणु का खोज भी बहुत बड़ा बवंडर खोज था, और इधर कोशिका का खोज भी बहुत बड़ा अपने आप में बवंडर खोज है। और इधर कोशिका का खोज जो है अब हम लोग कर रहे हैं, है कि नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, ये हुक साहब किए थे, रॉबर्ट हुक। ये क्या किए, सेल का नाम सेल के ऊपर है, ये भी आगे क्लियर हो जाएगा। ये जो है एक पेड़ की छाल लिए, मतलब कॉर्क को लिए, और छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़ों में जब काटते गए, तो काटने के बाद जो है इसका आकृति दिख रहा है ना, यहाँ पे कट रहा है ना, ऊपर से लेते हैं यहाँ पे। जब पेड़ की छाल को जब इन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में जब काटा, तो जब छोटे छोटे टुकड़ों में जब काटा, तो इन्होंने अंदर का जो आकृति देखा, ये मधुमक्खी के छत्ते के समान है। जब बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए, तो यहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता देखा है ना, ऐसे लटका हुआ रहता है, तो इसके अंदर जो इनको दिखाई दिया कि इसकी जो आकृति है मतलब पूरी, ये मधुमक्खी के छत्ते के समान है। और मधुमक्खी के छत्ता में आप देखेंगे कि छोटा छोटा छिद्र होता है, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे छिद्र होता है ना। तो वही कॉर्क में जब इन्होंने देखा कि मधुमक्खी के छत्ते के समान इसकी आकृति है और इसमें जो है छोटे छोटे छिद्र है, और ये छिद्र दिखते कैसे हैं, तो कमरे की तरह, कमरा जो रोम होता है ना, रोम यानी कि कमरा, तो ये जो छोटे छोटे जो छिद्र थे ये जो है कमरे की तरह दिखते थे, कमरा। इन्होंने देखा कि अरे इसके अंदर तो जो है बहुत छोटा छोटा छिद्र है, मधुमक्खी के छत्ते के समान है, और इसमें कमरा दिख रहा है कि नहीं। तो कमरा जो देखे, इसी को इन्होंने नाम दिया सेल। सेल नाम क्यों दिया, कोई दूसरा नाम भी तो दे सकते थे, है कि नहीं, बहुत सारा नाम है, बहुत सारा, उनके दिमाग से मतलब सेल ही क्यों निकला, सेल ही नाम क्यों दिए। तो सेल जो है ना एक लैटिन शब्द है, लैटिन वर्ड है। सेल क्या है, एक लैटिन वर्ड है, शब्द है, और इसका शाब्दिक अर्थ कमरा होता है। क्यों सेल का नाम सेल दिए, पता चल गया ना। सेल जो है एक लैटिन शब्द है, इंग्लिश में लैटिन शब्द है सेल, और उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कमरा होता है। और जब ये भाई साहब, ये जो रॉबर्ट हुक थे, जब ये छोटे छोटे जो है कॉर्क को जब काट रहे थे, पेड़ के छाल को काट रहे थे, तो उसके अंदर उनकी जो है आकृति कैसी दिखी थी, तो मधुमक्खी के छत्ता के समान। और मधुमक्खी के छत्ता में जो छोटा छोटा घर होता है ना, छोटा छोटा, आप मधुमक्खी के छत्तों को देखिएगा तो छोटा छोटा उसमें घर होता है। जब छोटा छोटा घर को देखे तो उसका नाम इन्होंने सेल दिया, और सेल इसलिए दिया क्योंकि
सेल एक लैटिन शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है कमरा, और उन्होंने कमरा को ही तो देखा था और कुछ थोड़ी ना देखा था, कमरा को देखा और उसको जो है सेल नाम दे दिए। सेल का तो इन्होंने खोज कर लिया, सेल का जो है रॉबर्ट हुक ने खोज कर लिया, लेकिन ये सेल जीवित सेल नहीं था। ये जो सेल था इन्होंने जीवित सेल की खोज नहीं की, यह जो है इन्होंने कैसा सेल की खोज की, तो मृत सेल, मृत सेल की खोज की। समझते चलिएगा, जीवित सेल क्वेश्चन मतलब परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जीवित सेल की खोज किसने की, तो उसका खोज हम आगे देखेंगे कौन किया। लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल की खोज की थी वह जीवित सेल नहीं था, वह कैसा कोशिका था, कैसा सेल था, मृत सेल था। और याद रखिएगा, मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जीवित सेल की अपेक्षा ज्यादा मजबूत मृत सेल होता है। जैसे कि आप नाखून को ही देख लीजिए, नाखून का निर्माण जो इधर आगे वाला जो मरा हुआ नाखून है, इसका निर्माण किस कोशिका से हुआ है, तो मृत सेल से हुआ है। और नाखून के बगल में जो मांस है, मांसपेशियां है, इसका निर्माण किससे हुआ है, तो जीवित सेल से हुआ है। तो इस दोनों में घायल करने में कौन योगदान मतलब ज्यादा ये करेगा, घायल कौन कर देगा, नाखून कर देगा या मांसपेशियां कर देगा, तो नाखून कर देगा, है कि नहीं। तो इन्होंने जो जिस सेल का खोज किया यह जो है मृत सेल था, और मृत सेल जो होता है जीवित सेल की अपेक्षा ज्यादा मजबूत होता है। आगे देखते हैं, फिर 1665 के बाद, इस सब को नोट करते चलिएगा, है कि नहीं। आप सबसे पहले एक चीज बोलना भूल गए थे कि हम लोग सेल तो पढ़ रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ था लेकिन हम बोलना भूल गए थे कि सेल जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, और इसका जो अध्ययन होता है साइटोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी, ये लिख लीजिएगा या मतलब याद कर लीजिएगा। सेलों का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, ये भी मतलब वन लाइनर क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जाता है। तो हम लोग 1665 में तो देख लिए, 1590 के बाद 1665 के बाद अब हम लोग आते हैं 1683 में। देख रहे हैं ना कितनी धीमी प्रक्रिया से मतलब जीव विज्ञान के क्षेत्र में जो है नई नई छोटी छोटी चीज़ों का जो है खोज हो रहा है। ये तो रॉबर्ट हुक ने तो जीवित सेल की खोज कर ली, लेकिन इन्होंने मृत सेल की खोज की 1683 में। 1683 में अगर हम देखें तो यहां पर ल्यूवेनहॉक, 1683 की बात करें तो ल्यूवेनहॉक आते हैं और इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की, जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज कौन किया, ल्यूवेनहॉक। और कब, तो 1683 में। 1665 में जिस सेल की खोज हुई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा, वह सेल कैसा था, तो वह जो है मृत सेल था, वह जीवित कोशिका नहीं था। लेकिन 1683 में जिस जीवित कोशिका को खोज हुआ, और इस जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो ल्यूवेनहॉक ने की। अभी कोशिका का ही खोज चल रहा है, लेकिन ये जो किसी सजीव के शरीर का निर्माण कोशिका से हुआ है यह पता किसी को नहीं है। ये आगे चल करके पता चलेगा कि कौन वैज्ञानिक आए और उन्होंने पता लगाया कि सभी सजीव जो इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं उनके शरीर का निर्माण कोशिका के द्वारा ही होता है। ये अभी तक पता नहीं चला है, ये अब पता चलेगा। इधर रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की, इनको भी पता नहीं चल पाया, इन्होंने भी स्पष्ट नहीं कर पाया कि इस पृथ्वी पर सभी जो सजीव हैं उनके जो है शरीर का निर्माण कोशिका द्वारा होता है। और इस ल्यूवेनहॉक इन्होंने भी जो जीवित कोशिका की खोज की, ये भी स्पष्ट नहीं कर पाए कि इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं उनके शरीर का निर्माण कोशिका के द्वारा होता है, ये भी स्पष्ट नहीं कर पाए। अब ये पता हम कैसे करें कि कौन कोशिका जीवित है और कौन कोशिका मृत है कि नहीं। ये पता कैसे चला कि रॉबर्ट हुक जो कोशिका का खोज किए थे वह मृत कोशिका था और ल्यूवेनहॉक ने जिस कोशिका की खोज की वह जीवित कोशिका था। ये कैसे पता चला, तो देखिए ये मानकर चलिए कोशिका का आकार ये होता नहीं है ऐसे, ये कई आकृति है उनकी, लेकिन ये हम गोल आकार इसलिए दिए कि मान के चलिए ऐसे भी दे सकते हैं, है कि नहीं, गोल करना आसान है इसलिए गोल आकृति हम दे दिए। तो जिस कोशिका के अंदर जो है ना द्रव भरा होता है, द्रव, जिसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं, कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ होता है इसके अंदर भरा हुआ तरल पदार्थ, जिसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। तो जिस कोशिका के अंदर ये तरल पदार्थ है यानी कि कोशिका द्रव है, तो वह कोशिका कैसा है, जीवित कोशिका है।
और जिस कोशिका के अंदर यह तरल पदार्थ सूख गया है, मतलब जिस कोशिका के अंदर यह तरल पदार्थ नहीं है, वो क्या है, तो वह मृत कोशिका है। इसके अंदर कोशिका द्रव सूख गया है तो ये जो है मृत कोशिका है। तो हुक नीचे जो देखे थे हम लोग, रॉबर्ट हुक, इन्होंने मृत कोशिका की खोज किए थे क्योंकि उसमें जो है कोशिका द्रव नहीं था। और ल्यूवेनहॉक ने जिस कोशिका की खोज की उसके अंदर कोशिका द्रव था, इसलिए इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे आते हैं फिर 1831 में। सन 1831 के समय आएंगे तो एक आते हैं यहां पर वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में, 1831 यानी कि 1683 से सीधे आ जाइए कहां पे, 1831 में। 1831 में आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, और रॉबर्ट ब्राउन ये बताते हैं, देख रहे हैं छोटी, इसलिए हम इसमें लिख रहे हैं ना कि एक छोटी से छोटी चीजों को खोजने में कितना लंबा समय लग रहा है, कितनी धीमी गति से जो है खोज हो रही है। वैज्ञानिक अपना समय कितना दे रहे हैं, है कि नहीं, कितना अपना समय दे रहे हैं, खोज कर रहे हैं, तब जाकर के छोटी से छोटी चीजों का पता चल रहा है। तो 1831 में आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, और रॉबर्ट ब्राउन ने यह कहा कि सभी कोशिका के अंदर एक गोल छिद्र होता है, मतलब गोल तरह की आकृति, छिद्र नहीं, गोल तरह की आकृति होती है, और ये जो होता है क्या होता है, केंद्रक होता है, और ये केंद्रक होता है। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में ये स्पष्ट कर पाए कि जितने भी सारी कोशिका हैं, सभी कोशिका के अंदर गोल प्रकार की आकृति होती है, और इस आकृति का नाम उन्होंने क्या दिया, तो केंद्रक नाम दिया, है कि नहीं। उसके बाद फिर से यहां पर आप आइएगा, इसके फिर से आगे 1831 के बाद 1838 से 39 में। तो 1838 से 39 के बीच में क्या होता है, इसको मिटा करके बताते हैं, ये थोड़ा लंबा है। रॉबर्ट हुक ने, फिर से रिपीट कर रहे हैं, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की, उसके बाद ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज कर दिया। यहां तक खोज हो गया है, लेकिन इन तीनों वैज्ञानिकों में से किसी ने यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि सजीव के शरीर का निर्माण जो है इन्हीं कोशिका के द्वारा होता है। अभी तक किसी को पता नहीं चला है। अब यहाँ पर 1838 से 39 के संदर्भ में देखेंगे तो यहाँ पर दो वैज्ञानिक आते हैं, स्लाइडेन और स्वान। यहाँ पर दो वैज्ञानिक आते हैं, स्लाइडेन और स्वान, और इन दोनों ने सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी किसने दिया, तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया, सेल थ्योरी दिया इन्होंने। और सेल थ्योरी देने के बाद इन्होंने कुछ बातों को स्पष्ट किया और कुछ बातों को स्पष्ट नहीं कर पाया। तो स्पष्ट क्या क्या किए स्लाइडेन और स्वान ने, इन चीजों को अगर देखते हैं तो सेल थ्योरी में इन्होंने क्या कहा। सबसे पहली बात को अगर हम देखते हैं तो सेल थ्योरी में इन्होंने ये कहा कि प्रत्येक सजीव का जो निर्माण हुआ है, यानी कि प्रत्येक, लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं, सेल थ्योरी में इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रत्येक सजीव का जो निर्माण हुआ है या तो एक कोशिका से हुआ है या फिर बहुत कोशिका से हुआ है। इन्होंने सेल थ्योरी में, स्लाइडेन और स्वान ने 1838 और 39 के समय में स्पष्ट सेल थ्योरी में कर दिया कि प्रत्येक सजीव का निर्माण, यहां पर जाकर के पता चला है। रॉबर्ट हुक को भी पता नहीं था कि सजीव के शरीर का निर्माण कोशिका से होता है। उसके बाद ल्यूवेनहॉक को भी पता नहीं था कि कोशिका के शरीर का निर्माण, सजीव के शरीर का निर्माण कोशिका से होता है। और रॉबर्ट ब्राउन को भी पता नहीं था, जबकि उन्होंने केंद्रक का भी खोज कर दिया था, और उनको यह भी पता नहीं था कि कोशिका के सजीव का निर्माण, सजीव के शरीर का निर्माण कोशिका से होता है। यहां पर आकर के स्लाइडेन और स्वान ये सेल थ्योरी देते हैं और ये कहते हैं कि प्रत्येक सजीव का जो निर्माण हुआ है या तो एक कोशिका से हुआ है या फिर बहुत कोशिका से हुआ है। यानी कि कोई भी सजीव या तो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर है, या तो एक कोशिकीय है जैसे कि बैक्टीरिया, या फिर बहुकोशिकीय है जैसे कि मानव, कुत्ता, बिल्ली, बंदर इत्यादि ये सब। उसके बाद दूसरी बात ये स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति, जितने भी जीव है
जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। यहाँ पर समझिएगा इस बात को, एक कोशिका से होती है। यहाँ पर तो ये स्पष्ट कर दिए कि प्रत्येक सजीव के शरीर का जो निर्माण होता है या तो एक कोशिकीय होगा प्रत्येक सजीव, या बहुकोशिकीय होगा। लेकिन ये जो दूसरी बात बोले प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है, ये कैसा होता है? मानकर चलिए मानव के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो मानव तो मल्टी सेल्यूलर है, बहुकोशिकीय है। कहें कि हाथ की कोशिका अलग है, मस्तिष्क की कोशिका अलग है, न्यूरॉन की कोशिका अलग है, छोटी आंत की कोशिका अलग है, बड़ी आंत की कोशिका अलग है, लीवर की कोशिका अलग है, आंख की कोशिका अलग है। मतलब तो फिर तो मानव तो बहुकोशिकीय हो गया ना। तो बहुकोशिकीय हो गया तो अगर मानव के अगर संदर्भ में अगर हम बात करें तो मानव यहाँ पर ये स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होता है। तो ये कैसे होता है ये समझते हैं। मानकर चलिए इसको यहाँ से समझते हैं। अगर मानव के संदर्भ में अगर हम समझने का प्रयास करें तो मानव निर्माण में मेल और फीमेल, यही दो भाग लेते हैं, मेल और फीमेल। जब मेल और फीमेल भाग लेते हैं तो मेल का शुक्राणु और फीमेल का अंडाणु, यानी कि स्पर्म और ओवा, ये दोनों भाग लेते हैं मानव निर्माण में। जब ये दोनों जब भाग लेते हैं तो स्पर्म और ओवा ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जब ये भाग लेते हैं तो स्पर्म और ओवा जो है ये मिलकर जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाइगोट। गौर से ध्यान से मतलब समझते चलिएगा कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही क्यों होता है, यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। मेल फीमेल, मेल का शुक्राणु, फीमेल का अंडाणु और स्पर्म और ओवा मिलकर के क्या बना दिया? जाइगोट। जाइगोट से आगे की प्रक्रिया होती है वो क्या बनती है? भ्रूण बनती है, एम्ब्रोय। क्या बनती है? भ्रूण। और भ्रूण से आगे की जो प्रक्रिया होती है यहाँ पर गर्भ होता है। गर्भ बनने के बाद फिर शिशु का विकास होता है और फिर शिशु का विकास होने के बाद जब यह शिशु पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तब जाकर के इसका क्या होता है? जन्म होता है कि नहीं? कट गया ना, कोई बात नहीं। भ्रूण, गर्भ, गर्भ के बाद शिशु और शिशु के बाद जन्म होता है शिशु का। तो शुक्राणु, अंडाणु, अंडाणु के बाद जब ये दोनों जब मिलते हैं तो यहाँ पर जो जाइगोट का जो निर्माण हो रहा है ना, ये एक कोशिकीय है। इसमें एक ही कोशिका होता है, एक कोशिकीय। इस जाइगोट जो है एक कोशिकीय है। इस जाइगोट में एक ही कोशिका होता है। जब इससे आगे की जो प्रक्रिया होती है ना, जब भ्रूण बनता है तब यहाँ पर आकर के बहुकोशिकीय बन जाता है, या इसमें बहुत सारे कोशिका आ जाते हैं। फिर जो है भ्रूण के बाद जब गर्भ होता है इसमें मतलब आगे तो फिर सारे प्रक्रिया में जो है बहुकोशिकीय हो जाते हैं। लेकिन ये जैसे यहाँ पर स्पर्म और ओवा मिलते हैं तो यहाँ पर जो जाइगोट का जो निर्माण होता है, यह जाइगोट जो है सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका का बना हुआ होता है। इसलिए इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति जो है एक कोशिकीय, मतलब एक ही कोशिका से हुआ है। आगे ये और कुछ बातों को स्पष्ट करते हैं। आगे इन्होंने कहा कि प्रत्येक जो कोशिका है अपने आप में स्वतंत्र है। प्रत्येक कोशिका क्या है? अपने आप में स्वतंत्र है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सब कोशिका मिलकर के उत्तक बनाएंगे तभी ही जाकर के जीव का निर्माण होगा, नहीं। प्रत्येक कोशिका अपने आप में स्वतंत्र है। अगर ऐसा होता, अगर प्रत्येक कोशिका अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता तो फिर बैक्टीरिया कैसे सजीव कहलाता है कि नहीं? बैक्टीरिया तो एक कोशिकीय है, उसमें तो एक ही कोशिका होता है और इसके कारण वह सजीव है क्योंकि उसमें जीवन होता है। तो प्रत्येक कोशिका क्या है? अपने आप में स्वतंत्र है। वो अगर साथ मिले तो अगर साथ मिलते हो तो उत्तक बनेगा, मतलब इस तरह के फिर दूसरे सजीव का निर्माण होगा। अगर वह साथ नहीं मिलते हैं, अलग अलग भी कोशिका है, फिर भी वह जीवित है और वह स्वतंत्र है कि नहीं? और इसी के कारण जो है प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र है। उन्होंने इस आधार पर कहा, अगर ये जो सेल थ्योरी में इन्होंने इस बात कही, ये बात कहाँ पे सेटिस्फाई होती है? बैक्टीरिया के संदर्भ में, है कि नहीं? क्योंकि प्रत्येक बैक्टीरिया जो है एक कोशिकीय होता है और उसमें एक ही कोशिका होता है और उसके बाद उसका बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो इन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रत्येक कोशिका क्या है? स्वतंत्र है। एक चीज और उन्होंने स्पष्ट किया
कि कोशिका का निर्माण जिस भी प्रक्रिया के द्वारा हुआ हो, ये यहाँ पर स्पष्ट नहीं कर पाए कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। ये स्लाइडेन और स्वान ने जो है, इन दोनों वैज्ञानिकों ने ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है, लेकिन इन्होंने ये कहा कि कोशिका का निर्माण जिस भी प्रक्रिया के द्वारा होता, चाहे वो प्रक्रिया कोई भी हो, जिस भी प्रक्रिया के द्वारा होता हो, लेकिन केंद्रक के टूटने से होता है। इन्होंने ये कहा केंद्रक को टूटने से होता है, केंद्रक टूट गया है कि नहीं। कोशिका का निर्माण जो है जिस भी प्रक्रिया से होता हो, इसमें उन्होंने क्या कहा, कोशिका का निर्माण जिस भी प्रक्रिया से होता हो, इसमें मुख्य योगदान किसका है, केंद्रक का है। कोशिका निर्माण में मुख्य योगदान किसका है, केंद्रक का है। लेकिन कैसे होगा कोशिका का निर्माण, इन्होंने अपनी इस सेल थ्योरी में स्पष्ट नहीं कर पाए। इन्होंने इतना ही बताया कि कोशिका का निर्माण जिस भी प्रक्रिया से होता होगा, वो जो है उससे मुख्य योगदान किसका है, केंद्रक का है। फिर हम 1838 के बाद 1839 के ही संदर्भ में आते हैं। एक पुरकिंजे आते हैं, और पुरकिंजे ने कोशिका द्रव्य की खोज की। कोशिका द्रव्य, पुरकिंजे ने किसका खोज किया, कोशिका द्रव्य का, ठीक है ना। इधर देखा था ना, जिस कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य है वो जीवित है, और जिसके अंदर कोशिका द्रव्य नहीं है वह मृत कोशिका है। तो 1839 के इस संदर्भ में पुरकिंजे ने जो है कोशिका द्रव्य की खोज कर दी। फिर आगे हम लोग देखते हैं, जब 1855 के संदर्भ में आते हैं, तो यहां पर एक वैज्ञानिक आए हैं, रुडोल्फ विरचॉ। 1855 में रुडोल्फ विरचॉ आते हैं, और इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि पुराने कोशिका से नए कोशिका का निर्माण कोशिका विभाजन से होता है। इधर स्लाइडेन और स्वान ने तो इतना ही स्पष्ट किया था कि कोशिका का निर्माण जिस भी प्रक्रिया से होता होगा उसमें जो है मुख्य योगदान केंद्रक का होता है। उन्होंने ये स्पष्ट तो नहीं किया था कि कैसे होता है, लेकिन 1855 के संदर्भ में रुडोल्फ विरचॉ जब आए तो इन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि कोशिका का जो नए कोशिका का जो निर्माण होता है वह पुराने कोशिकाओं के टूटने से ही होता है, मतलब उसके विभाजन से ही होता है। पुराने कोशिका के, जैसे कि कोशिका है मानकर चलिए, तो इसमें केंद्रक है, और उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि कोशिका विभाजन में केंद्रक का मुख्य योगदान रहता है। और उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि नए कोशिका का निर्माण जो है पुराने कोशिकाओं के, मतलब पुराने कोशिका जो है इसमें जब ये विभाजन हो जाएगा, है कि नहीं, विभाजन हो जाएगा केंद्रक में, तो जो है एक नए कोशिका का निर्माण हो जाएगा। इन्होंने इस तरह से जो है इस बात को स्पष्ट कर दिया। फिर उसके बाद 1855 के बाद जब 1861 में आएंगे, तो 1861 में एक वैज्ञानिक आए, मैक्स सुल्ज आए, और इन्होंने जो है जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया। मैक्स सुल्ज 1861 के संदर्भ में प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिए, और इन्होंने कोशिका के आकार को बताया कि भाई कोशिका देखने में कैसा होता है। तो इन्होंने कहा प्रोटोप्लाज्म थ्योरी के अंतर्गत जो है, मतलब कोशिका द्रव्य थ्योरी के अंतर्गत ये जो बताया कि जो है कोशिका जो है ना, यह जीव द्रव्य का एक पिंड है। कि कोशिका के अंदर क्या होता है, एक तरल पदार्थ होता है जिसको हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। और मैक्स सुल्ज जो है ये बोले कि कोशिका का जो आकार है यह जो है जीव द्रव्य का एक पिंड है, जीव द्रव्य का पिंड बताया इन्होंने। लेकिन आगे चलकर इनका जो है यह थ्योरी फ्लॉप कर गया, मतलब गलत साबित हो गया। गलत साबित कैसे हुआ ये हम लोग आगे देखेंगे, है कि नहीं। इन्होंने तो कोशिका में मात्र इतना ही साबित कर पाए थे कि कोशिका के अंदर और कुछ नहीं है, बस जीव द्रव्य है, और जीव द्रव्य का जो है यह पिंड है। ये कौन बताए थे, मैक्स सुल्ज 1861 में ये कोशिका के आकार के बारे में बताएं, है कि नहीं। उसके बाद फिर 1931 में
ये भी जो है 1931 का समय, ये भी अपने आप में एक क्रांतिकारी समय है। कैसे क्रांतिकारी समय है कि 1931 में क्या हुआ कि इस समय जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हो गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हो गया। कब दिख रहा है यहाँ पे? हाँ दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हो गया 1931 में, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है कोशिका को देखने में अपना ये जो है भरपूर मदद किया है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कोशिका जो है पूर्ण रूप से दिखाई देता था, और उसके बाद जो है तब जाकर के कोशिका के संदर्भ में और सारे कई चीज़ों का खोज हुआ, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज कौन किए? तो एमनॉल और ई रस्का, ये दो वैज्ञानिक थे। एमनॉल और ई रस्का, ये दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किए, और तब जाकर के जो है इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आगे चल करके हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि कोशिका के संदर्भ में और क्या क्या खोज हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मैक्स सुल जो है प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिए थे, ये फ्लॉप होने का कारण मतलब क्यों, मतलब ये फ्लॉप हुआ, मतलब क्यों ये गलत साबित हो गया, ये हम लोग आगे देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हो चुका है 1931 में, और जबकि मैक्स सुल्ज ने 1861 मतलब इससे बहुत पहले उन्होंने कहा था कि कोशिका जो है कोशिका द्रव्य का एक पिंड है और उसी के समान दिखता है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ तो बहुत सारे चीज़ों का कोशिका के संदर्भ में खुलासा हुआ, और उसके बारे में फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास, ये बहुत लंबा हो गया, फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई होगी फिर से इस वीडियो को देखिएगा, और जो भी फिर भी समझ में नहीं आई होगी तो हमें आप कमेंट करिएगा, उस चीज़ को हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।